मुकेश एक 17 साल का लड़का जो बहुत ही बोरिंग और स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा था। बिल्कुल आपकी तरह वो भी दिन भर परेशान रहता। कभी माँ डांटती तो कभी पापा 4 बार सुना देते और बचे हुए खाली समय में बस टेंशन, तंगी और डिस्ट्रैक्शन के साथ आलस्य का कंबल ओढ़कर लिपटा रहता। पढ़ाई में वो एक एवरेज स्टूडेंट था और उसका कुछ खास मन लगता भी नहीं था इसमें। वो हर काम में पीछे रह जाता था। वो एक नंबर का आलसी लड़का था। एक काम भी वो ढंग से नहीं करता था। इसी वजह से हर काम में वो 4 बार सुनता रहता था। उसे बेइज्जत होना पड़ता था। कोई उसे पसंद नहीं करता था। सब उसकी नालायक और मूर्खों में गिनती करते, लेकिन वो असल में मूर्ख बिल्कुल भी नहीं था। वो नालायक नहीं, बस आलसी था और यही आलसपन उसे हर जगह बेइज्जत कर देता था। उसका मन स्थिर नहीं था। एक तरह से कह सकते हैं कि हर जगह से बेइज्जत हुआ बंदा था। उसके भी खूबसूरत दिन बड़े ही जल्द आने वाले थे। साल था 2019, जब उसी का एक रिश्तेदार जो उससे उम्र में 4 से 5 साल बड़ा था, वो उससे मिलने के लिए आता है। मुलाकात में दोनों की बातें होती हैं, मगर थोड़ी सी हिचकिचाहट खुलने के बाद वो लड़का यानी कि मुकेश अपने उस रिश्तेदार को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताता है। उसके उस रिश्तेदार को उस लड़के में एक चिंगारी जरूर दिखती है कि ये लड़का दम रखता है कुछ बड़ा करने का, मगर ये इतने सारे उलझनों में फंसा ही कुछ इस तरह से है कि कुछ भी सही नहीं कर पाता है। इस वजह से लोग इसकी गलतियां ही देखते हैं, इसके पीछे की वजह और हालात को नहीं देखते हैं। कहते हैं ना कि हर रिश्तेदार बुरा नहीं होता, कुछ फरिश्ते भी होते हैं। उसने पहले उस लड़के की पूरी बात को सुनी और फिर उससे बस एक सवाल पूछा, तुम चाहते क्या हो? इस पर उस लड़के ने कहा, मैं सब अच्छा करना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, कम से कम गलतियाँ करना चाहता हूँ और हर चीज में आगे रहना चाहता हूँ। फिर उसके रिश्तेदार ने एकदम शांति से कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे गोद में एक 2 साल का बच्चा थमा दिया जाए और उसे गोद में लिए ही तुम आगे 1 किलोमीटर दूर मंदिर पर जाना है, जहाँ तुम्हारे परिवार वाले लोग मौजूद हैं और पूजा की तैयारी में हैं, जो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या उस बच्चे के बोझ से तुम्हें चलने में कोई तकलीफ होगी या फिर नहीं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल होगी। इसके बाद उसने कहा, उस बच्चे ने अपने हाथ में 3 से 4 खिलौने लिए हैं, जिनका वजन कुल मिलाकर कम से कम आधा से 1 किलो तक तो होगा ही। तो क्या इससे तुम्हारी समस्या और नहीं बढ़ेगी? उस लड़के ने कहा, बिल्कुल बढ़ेगी। इसके बाद उसने कहा, तुम नंगे पाँव बिना ये जाने कि मंदिर 1 किलोमीटर आगे तो है, मगर किस दिशा में है, यानी कि कहाँ से उसका रास्ता जाता है, ये तुम्हें मालूम ही नहीं है, तो बताओ तब क्या हालत होगी तुम्हारी? उसने कहा, मेरी हालत तो बहुत बुरी हो जाएगी। उस रिश्तेदार ने फिर से पूछा, इसके साथ अब अगर तुम्हारे घर वाले फोन करके तुम्हें 2 किलो प्रसाद लाने के लिए कहते हैं, तो उस समय तुम्हारा मंदिर पहुंचना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। उस लड़के ने जवाब दिया, बिल्कुल हो जाएगा। इन सब के बाद किसी भी तरह तुम अगर आधे रास्ते तक पहुंच गए, तब अचानक से तुम्हें याद आता है कि तुमने अपने घर का दरवाजा तो लॉक करना ही भूल गया और घर में 50,000 कैश और कुछ गहने रखे हैं। उस वक्त तुम क्या करोगे? तुरंत भागना पड़ेगा ना वापस? उस लड़के ने कहा, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। आखिर में उस रिश्तेदार ने फिर से एक बार बड़े प्यार से कहा, अब मुझे बताओ कि इसमें किसका दोष था? क्या तुम्हारे घर वालों का था, या फिर तुम्हारी किस्मत का था, या फिर उस बच्चे का था, या तुम्हारे खुद का? अब मुकेश थोड़ा सा सोच में पड़ गया और बोला कि इसमें सारा दोष मेरा ही है। उस रिश्तेदार ने कहा, यहाँ भी तुम गलत हो, दोष तुम्हारा नहीं बल्कि उस बोझ का है, जिसे धीरे धीरे करके तुमने अपने ऊपर बढ़ाया है। यह बोझ सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी तुमने ही खुद बढ़ाया है। जैसे उस बच्चे के बोझ से तुम्हारा चलना धीमा हुआ और घर भागने के बोझ से दिमाग में टेंशन घुसी कि कहीं पैसा न चोरी हो जाए और दोबारा जाना भी है और बच्चे को संभालना भी है और पूजा के प्रसाद को भी अपवित्र नहीं होने देना है। इन सब बोझ के साथ तुम्हें लगता है कि तुम एकदम आनंद में टाइम पर सही मुहूर्त में मंदिर पहुंचने में सफल हो पाओगे? उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस रिश्तेदार ने फिर कहा, जरा सोचो, कुछ बोझ के साथ तुम 1 किलोमीटर का फासला भी सही ढंग से तय नहीं कर पाए, तो जिंदगी के सफर में जहाँ छोटे छोटे बोझ के साथ कई कोसों दूर
तुम्हें उड़ान भरनी है, उन्हें कैसे पूरा करोगे? मुकेश ने कहा, छोटे छोटे बोझ का मतलब क्या है? ऐसे बोझ मेरी जिंदगी में कहाँ है? तो उस रिश्तेदार ने बड़ी प्यार से समझाया, बुरी आदतों का बोझ, एक के बाद एक, जैसे आलस्य, जिद, अनुशासनहीन होना, देर तक सोना, याददाश्त का कमजोर होना, समय बर्बाद करना, दूसरों की चुगली करना, बड़बोल करना, गलत संगत में रहना, गलत सिद्धांतों पर जीना। जब तक इन सब का बोझ रहेगा तुम कैसे सफल हो जाओगे? कभी नहीं हो पाओगे। मुकेश सोच में पड़ गया और फिर बोला, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, मगर मैं क्या करूं? पढ़ने बैठता हूं तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, किसी काम में ध्यान ही नहीं रहता है। सोचता हूं कल से कसरत करके अच्छी बॉडी बनाऊंगा, मगर वो भी नहीं होता है। बार बार मन में ख्याल आता है कि फोन बंद करके सिर्फ और सिर्फ अगले कुछ साल अपने करियर पर फोकस करूंगा, मगर अफसोस वो भी नहीं होता है मुझसे। कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या करूं। मुझे बताओ कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता क्या है? तब उसने बोला कि एक बात बोलूंगा और सिर्फ एक बार बोलूंगा, अगर तुमने मान लिया तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी, और अगर तुमने नहीं माना तो याद रखना तुम मेरी नजरों से गिर जाओगे, और आज के बाद कभी भी मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लूंगा। मुकेश ने थोड़ा सा सोचा और हाँ में सिर हिलाया। तब उसने कहा कि अगले 6 महीने के लिए, यानी कि पूरे 180 दिन के लिए आज रात को तुम्हें शपथ लेनी पड़ेगी। 180 दिन का चैलेंज लेना होगा। कोई पार्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, खुद पर मेहनत करना छोड़ना नहीं, चाहे जो हो जाए। आगे बढ़ने से रुकना नहीं। हर दिन धीरे धीरे अपने पढ़ाई को और प्रोडक्टिव कामों में अपने समय को बढ़ाते रहना है। इन 180 दिनों के चैलेंज को 4 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें पहला पड़ाव होगा 45 दिन का। पहले पड़ाव में आपको बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना होगा। किसकी शादी है, किसके लड़के का मुंडन है, किसके घर में क्या खिचड़ी पक रही है, किसकी लड़की किसके साथ भाग गई, कौन किसकी तैयारी कर रहा है, किसने नया घर लिया है, नई गाड़ी ली है, किसके यहाँ कोई फंक्शन है, कौन मर गया, कौन जी रहा है। इन सभी मोह माया से सबसे पहले डिस्कनेक्ट होना है। पहले पड़ाव की चुनौती में ही लगभग 20% लोग बाहर हो जाते हैं, और मुझे तुम पर पूरा उम्मीद है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे एक चिंगारी दिखी है, तो तुम इस गेम में टिके रहोगे। इस पहले पड़ाव में अपने सारे डिस्ट्रैक्शन के सभी सोर्सेस को खत्म कर दो। फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर, ऐसी कोई भी चीज जहां से अगर एक पैसे की भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो उसे बंद कर दो। जो दोस्त बार बार घूमने और फालतू कामों के लिए तुम्हें बुलाने के लिए आते हैं उसे ब्लॉक कर दो। जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन, जैसे कोई बर्थडे पार्टी या कहीं बाहर घूमने जाना है, कोई बीमार पड़ गया है, ऐसी चीजों को भी इग्नोर करो। सबसे मुश्किल ये पहला पड़ाव ही होता है, क्योंकि इसमें आप अपने अंदर के लालच को और बर्बाद कर देने वाले सुखों को तोड़ तोड़ कर खत्म करते हो। इस पहले पड़ाव के बाद आप मेंटली फोकस्ड और सेल्फ कंसंट्रेटेड हो जाते हो, जिसके बाद जीतना और बेहतर तरीके से रहना आसान हो जाता है। अब हमारी एंट्री होती है उस दूसरे पड़ाव में, जहां अगले 45 दिनों के लिए हर दिन मेहनत और बुद्धिमानी की स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। शुरुआत भले ही पहले दिन 10 मिनट पढ़ने से करो, मगर हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। अगर 5 मिनट भी हर रोज बढ़ाते गए तो अगले 44 दिन में 10 मिनट वो 4 घंटे में बदल जाएगा, और एकदम आसानी से बिना किसी भी तकलीफ के तुम हर रोज बहुत मजे से 4 घंटे पढ़ पाओगे। अब बारी आती है तीसरे पड़ाव की, और ये भी 45 दिन का ही होने वाला है। इस पड़ाव में अगर आदमी आ गया तो समझो उसने ऑलमोस्ट सब कुछ पा लिया। इस पड़ाव में स्टेट ऑफ नथिंग में जाना है, जहां अपने ईचेस को, अपने लाइफ स्टाइल को, जो आप पिछले 90 दिनों से करते आ रहे हो, उसे एक लेवल और ऊपर लेकर जाना है। इसमें असल में होता क्या है कि तुम्हारे शरीर को अब तक आदत लग चुकी है मेहनत करने की, डिसिप्लिन में रहने की, और पहले की तरह वो तमाम बुरी आदतें अब तुम्हारे में नहीं है। तो इस वक्त तुम्हारे पास एक मौका है, और वो है इन्हीं कोशिशों को एक लेवल और ऊपर लेकर जाने का। जैसे जो हार्ड वर्क अब तक 4 घंटे का होता था उसे बढ़ाकर 6 घंटे कर देना है। पहले जहां पढ़ाई पंखे में होती थी, अब ऐसे स्टेट में जाना है जहां गर्मी से हालत खराब भी हो तब भी तुम्हारे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिना किसी सुख सुविधाओं के, बिना किसी इंटरनेट के या पर्सनल हेल्प के अब तुम्हें तुम्हारा काम करना आना चाहिए। इस पड़ाव में कुछ इस तरह से बनना है जैसे कि तुम किसी के मोहताज नहीं हो, ना पैसों के, ना किसी सुख सुविधा के, सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर हो और रहोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसे भी समय आएंगे, खराब परिस्थितियों में भी, फेलियर्स में भी अपने मेहनत में कोई कंजूसी नहीं करनी होगी, बल्कि मेहनत बरकरार रखनी होगी। ऐसे वक्त के लिए तीसरा पड़ाव आपको तैयार करता है। अब बारी आती है चौथे पड़ाव की, जिसमें 15 से 20% लोग ही जा पाते हैं। लेकिन यही वो लोग होते हैं जो बाकी के 80% लोगों के सर होते हैं, उनके रोल मॉडल और लर्निंग एग्जाम्पल्स होते हैं। ये आखिरी पड़ाव है पूरे 180 डेज चैलेंज का। ये 45 दिन का आखिरी पड़ाव होने के बाद आप 180 दिन का चैलेंज पूरा कर चुके होंगे। इसके बाद तुम एकदम बवाल बन जाने वाले हो। इस समय तक आते आते तुम अपने काम में एकदम परफेक्ट हो चुके हो, लाइफ स्टाइल एकदम जबरदस्त हो चुकी है, किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसे हो, लोगों ने तुम्हारी तारीफें भी शुरू कर दी हैं। तुम्हें भी अब हर मोड़ पर सफलता मिलने लगी है, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो किसी और काम में हो, या कोई बिजनेस हो, कोई प्रोजेक्ट हो, या कोई जॉब फील्ड ही क्यों ना हो। लेकिन अब वक्त आता है कुछ मैजिकल और कुछ स्ट्रिक्ट स्किल सीखने का, जो पूरे 6 महीने की पीरियड की चमक को और ज्यादा बढ़ा देंगे। मैजिकल स्किल्स से मेरे कहने का मतलब है कि जैसे तुम कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन सीख सकते हो, तुम मार्शल आर्ट सीखकर अपने बॉडी को वेल शेप्ड और दिमाग को फोकस की ओर बढ़ा सकते हो। कोडिंग या फिर एआई में स्पेशलाइज्ड होकर तुम अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कई और ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। पहले के 3 पड़ाव आते आते तुम दूसरों से बहुत आगे तो ऐसे ही आ चुके हो। और जिस तरह से हम सांस लेना, खाना खाना और सोना नहीं भूलते, क्योंकि वो हमेशा एक ही समय पर करते हैं, अगर ना करें तो शरीर याद दिला देता है। ठीक उसी तरह 3 पड़ाव को कर लेने के बाद अब दिमाग शरीर को उन्हीं चैलेंजेस और ट्रिक्स को करने की आदत लग जाती है। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अब मेहनत और काम करने में भी बहुत मजा आने लगेगा। तो दोस्तों, आप भी अगले 180 दिन का चैलेंज अपना लो और चाहे जो हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 180 दिन की तकलीफ होगी, लेकिन इस 6 महीने की तकलीफ के बाद अगले 60 साल तक मौज करोगे। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से आप सभी को कुछ भी सीखने को मिला हो और दिल में एक मोटिवेशन की आग जगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ।